everyone, welcome back to your own favorite channel Unacademy RPSC Live. टॉपर्स इंटरव्यू के सेशन में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एंड आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल शख्सियत से, मैम श्वेता कोचर जी, जो कि RAS 13th रैंक होल्डर है और बहुत इंस्पिरेशनल इनकी स्टोरी रही है। तो हम इनसे जानते हैं इनका छोटा सा परिचय और सीखते हैं कुछ बहुत सारी नई इंस्पिरेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एग्जाम्स। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आप सभी को नमस्कार। जी मैम, आपसे गुजारिश की हमारे स्टूडेंट्स को एक छोटा सा आपका बैकग्राउंड का एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्वेता कोचर है और मेरे पिताजी श्री जगदीश कोचर और माताजी श्रीमती ममता कोचर हैं। हम लोग 4 भाई बहन हैं और जिनमें मुझसे बड़े मेरे दीदी हैं और फिर मैं हूँ। स्कूलिंग मेरी श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे से रही है और उसके अलावा जो मेरी कॉलेज रहा है वो प्रॉपर गंगानगर में SGN खालसा कॉलेज से रहा है। BSc की स्टूडेंट रही हूँ और आफ्टर ग्रेजुएशन ही मैंने RAS में आने का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। जी, थैंक यू मैम। तो आपने कहा आफ्टर ग्रेजुएशन आपने ये सोचा, तो कैसे ये प्लान बना कि आपको इसी फील्ड में जाना है? सिंस आपने कहा बैकग्राउंड BSc का है, बहुत सारे और विविड ऑप्शंस थे आपके साथ, यही रास्ता आपने क्यों चुना? देखिए, 2 चीजें आपकी जर्नी में काम करती हैं। एक आप जो एम डिसाइड करते हैं और एक जो भगवान आपकी किस्मत में लिख देता है। जहां तक बात है RAS की, तो RAS जो वर्ड शब्द है या ये कहें कि जो SGM शब्द है वो मैंने +2 के बाद ही मुझे सुन लिया था, लेकिन वो सिर्फ सुना और मेरे दिमाग से मैंने उसको साइड किया क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि RAS क्या होता है और SGM क्या होता है। लेकिन ग्रेजुएशन में जैसा मैंने कहा कि जो भगवान भी आपकी किस्मत में लिख देता है, तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आकर के फिर मैंने एक बार इस चीज का नाम सुना, RAS और SGM पोस्ट का, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के टीचर थे जो इसकी तैयारी कहें कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने जब टीचर्स के लिए या टीचर्स के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया या BEd करना चाहा, तो ड्यू टू सम सब्जेक्ट वो मेरी जो तैयारी है वो BEd में कर नहीं पा रही थी। तो मुझे ये लगा कि जो एक रास्ता था टीचिंग का वो बंद हो गया, तो इसका मतलब कुछ भगवान भी कुछ और ही चाहता है। और उस टाइम जो फिर सराउंडिंग्स भी कुछ ऐसी बनी कि कुछ आपके जो ऐसे लोगों से मिले जो आपको इंस्पायर करते हैं, तो उसके बाद ही मैंने RAS में जाने का मन बनाया। बहुत ही बढ़िया मैम। तो आप लोगों ने देखा कि जीवन में रास्ता कोई बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। आपके पास ऑप्शन जरूर कुछ ना कुछ नया खुलता है, बात है उसे ढूंढने की। बहुत ही गुड मैम। और आपने तैयारी जैसे ग्रेजुएशन के बाद शुरू की, तो कितना समय अंतराल जो लगा कि आपने अपनी सफलता प्राप्त की उसके बाद? मुझे समय ज्यादा लग गया। वो इसलिए कि जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी हमेशा, अभी आपके जहन में रही होगी कि जब आपको लंबी छलांग लगानी होती है ना, तब आपको 1-2 कदम पीछे लेना होता है। तो ग्रेजुएशन के बाद भी जब जैसा कि अभी आपने सुना कि मैं साइंस से थी, अब RAS के लिए क्या सब्जेक्ट चूज करूं, क्या सब्जेक्ट रहेंगे कि जिसकी गाइडेंस मुझे मेरे ही सराउंडिंग में मिल जाए। तब वहां पर मैंने अपनी स्टडीज में 1 साल का गैप लिया और वो 1 साल का ही गैप था जिसने मेरी पूरी रूपरेखा बनाई। और 2007 का फर्स्ट RAS अटेम्प्ट मैंने लिया। दैट टाइम वो अटेम्प्ट मेरा अंडर एज का था और उसमें प्री एंड मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक गए। तो एक हौसला रहा कि अगर हम पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ जुड़े रहें तो कोई भी जो आपका लक्ष्य है वो मुश्किल नहीं है, बस आपको अपनी मेहनत पूरी देनी है। फिर उसके बाद बिकॉज 2007 अंडर एज था, 2008 में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाया, काफी डिसअपॉइंट हुई। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया 2010 का। 2010 में प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू भी दिया, बट फाइनल जो स्कोरिंग थी वो बहुत अच्छी नहीं रह पाई, इसीलिए कोई पोस्ट भी सिक्योर नहीं कर पाई। और एट लास्ट जब 2012 में पूरी मेहनत और अपनी गलतियों से सीखते हुए जब आगे बढ़े, तो राजस्थान में 13th रैंक स्कोर की। तो
इस तरह से जब आप टाइमिंग को देखेंगे तो 2007 से लेकर के एंड पोस्टिंग है मेरी 2015, और वो जो हमारा बैच है वो 2015 कहलाता है, वैकेंसी 2012 की है। तो इस तरह से आप काउंट करें तो नियर अबाउट 7 से 8 साल लग गए मुझे। जी मैम, बहुत लंबी ये अवधि है जिसमें सफलताएं और असफलताएं, बहुत कुछ आपने देखा और उसके बाद फाइनली अपने टारगेट में इतनी अच्छी अचीवमेंट के साथ आप आगे बढ़े। लेकिन एक चीज आती है स्टूडेंट्स के जहन में कि ये इतना लंबा प्रोसेस जो होता है, इस दौरान हम अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं, या एक डायरेक्शन में काम करते रहना इतने लंबे समय तक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको मोटिवेटेड रखा कि नहीं, हमें डायरेक्शन नहीं बदलनी है, हमें यही काम करना है और इसी में सक्सेसफुल होना है? बिल्कुल सही कहा आपने। जब जर्नी लंबी हो जाती है, मोटिवेशन बना करके रखना जितना जरूरी हो जाता है उतना ही मुश्किल हो जाता है। और जिस चीज ने मुझे इंस्पायर किया वो थी कि कभी कभी क्या होता है कि फूल आपको उतनी सीख नहीं दे पाते जितने कांटे आपको दे जाते हैं। तो ये चीज रही कि काफी आपने जैसे देखा कि मेरी बात में कि मुझे 7 से 8 साल का समय लग गया, तो मुझे सराउंडिंग से भी काफी कुछ ऐसा नेगेटिव फीडबैक मिल गया था। उस नेगेटिविटी ने मुझे पॉजिटिविटी दी कि जो नेगेटिव फीडबैक मिले कि अरे इतने लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हो, अभी भी कहीं पर सेलेक्ट नहीं हो, क्या बात है, छोड़ दो। तो उस वक्त ये लगा कि नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं। जब चूज हमने किया है हमारा फील्ड, तो उसको मंजिल तक भी हम ही लेकर के जाएंगे। आपके कहने से, आपकी सलाहों से तो नहीं छोड़ेंगे। तो एक वो जो नेगेटिव था, उससे पॉजिटिव मोटिवेशन अपने आप मिला। सेकेंडली, मैंने कुछ बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स जो थी, मैं अक्सर विवेकानंद को पढ़ती थी, अरिंदम चौधरी को पढ़ती थी। उनकी काफी कुछ बुक्स हैं जिन्होंने मोटिवेट रखा। और जब भी मुझे यूं लगा कि हाँ, कि थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है या अभी एक बार नहीं कर पा रही हूँ, तो उस दौरान वो किया जो मेरी हॉबी है या जो मुझे अच्छा लगा। जब हम उस काम को करते हैं तो मन में एक अपने आप ख्याल आता है कि जब हम हमारी हॉबी, हमारी चाहत जिस काम में है, अगर हम इस 1 घंटे के दौरान अगर उसको अच्छे से कर पा रहे हैं तो ये तो हमारा सपना है, इसको कैसे नहीं कर पाएंगे। 1 घंटा नहीं तो 3 घंटा लगेगा, लेकिन हो तो जाएगा। तो वो सेल्फ मोटिवेशन प्लस बुक्स एंड ऑफ कोर्स जो नेगेटिव फीडबैक जो मिला, उससे पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़े। मैम, बहुत ही इनक्रेडिबल बात आपने कही। ना सिर्फ दर्शकों के लिए, हम सभी के लिए जो किसी ना किसी एम के लिए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेगेटिविटी से हार मानने की बजाय हम नेगेटिविटी से जो पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं, ऑप्टिमिज्म निकाल सकते हैं, ये नेचर बहुत ही इंस्पिरेशनल है हम सभी के लिए। एंड बट इस दौरान मोटिवेशन ही वीक नहीं होता, एक चीज और प्रॉब्लम आती है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ और फील्ड चूज कर लिया जाए। जैसे आप बीएससी बैकग्राउंड से थे, तो बहुत बार ऐसे लगता है कि चलो कुछ और कर लेते हैं, फील्ड ही चेंज कर लिया जाए। तो ये भी एक ड्रॉबैक रहता है इस लंबी अवधि का। तो कभी क्या आपको ऐसा लगा कि शायद बीएससी को यूज करके कुछ और करना चाहिए लाइफ में? एक बार मेरी जर्नी के दौरान जरूर ऐसा लगा मुझे। जैसा मैंने बताया कि 2010 के रिजल्ट में मैं फाइनल भी स्कोर नहीं कर पाई, तो काफी डिसअपॉइंट हुई थी मैं। और यूं लगने लगा कि क्या मुझे अदर फील्ड चूज करना चाहिए। नॉट गलत नहीं कहूंगी, तो मैंने एक बार मन बनाया था बैंकिंग सेक्टर में जाने का। एंड गलत भी नहीं कहूंगी, मैंने एक दिन स्टडी भी की थी उसकी। फिर मुझे लगा कि वाई बैंकिंग या वाई अदर फील्ड, क्योंकि अदर फील्ड में जाने के लिए तो मुझे वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। एंड ऑफ कोर्स आरएएस का मेंस क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करने पर 90% पर तो मैं ऑलरेडी हूँ। तो मुझे तो मेरी गलती करके 10% ही करना है ना, देन वाई फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करूं। सो वहां पर फिर जो इस तरह से आप सब लोगों से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जब कभी ऐसा लगे तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि आप ऑलरेडी 90% पर हो, टॉपर होने के लिए तो सिर्फ 10% चाहिए ना। तो पूरी जो मेहनत है वो आपकी 10% में लगाई। बहुत ही बढ़िया मैम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपको रास्ता भी नहीं बदलना है। थक गए तो आराम करके वापस चल सकते हैं, पर चलना उसी रास्ते पर है।
जी। पर एक सवाल और हमारे स्टूडेंट्स के मन में जो था कि बहुत व्यूज भी आए हमारे पास कि हम समझें कि तैयारी कब शुरू की जाए आखिर, क्योंकि इसके एग्जाम की खुद की लंबी अवधि जो है इतनी लंबी होती है कि फिर उससे पहले आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो एग्जाम आने तक तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम बोर ही हो जाते हैं उससे, कि इतना लंबा समय जो हो गया है ऑलरेडी। तो कब से तैयारी शुरू करें और कैसे शुरू करें? सबसे पहले तो इसका जवाब दो बातों में छुपा हुआ है। पहली ये कहूंगी कि जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया तो आपकी जो तैयारी है वो उसी दिन से शुरू हो जानी चाहिए, सिर्फ बुक्स के साथ नहीं, प्रैक्टिकलिटी के साथ भी। और अगर ये कहूँ कि आप लोगों को जिन्होंने डिसाइड कर लिया, कभी कभी तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनकी स्टडी जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है तैयारी, क्योंकि अभी वर्तमान में जो आरएस का सिलेबस है वो चेंज्ड है। वो आपकी प्रैक्टिकलिटी को लेते हुए और सराउंडिंग के जो आपका हर तरह का सब्जेक्ट है उसको कवर करता है। तो डेली बेसिस पर आपकी तैयारी खुद ही चलती रहती है। और जिस दिन आप फाइनली अपना बुक लेकर के बैठते हैं कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, तो आपको खुद को फील होगा कि ऑलरेडी 40 to 50% तो हमारी स्टार्ट कब की हो चुकी है, वो हमें पता भी नहीं चला। बट आपको जब सीरियसली आपको तैयारी करनी है तो मैं ये कहूंगी कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप इसके ऊपर अपना पूरा दरोमदार दें, क्योंकि ग्रेजुएशन आपको अपनी ग्रेजुएशन जो डिग्री है जो आपको आगे कई एरियाज में मदद करती है उस पर भी आपको पूरा फोकस करना होता है। इसलिए बेस्ट और एक फोकस्ड जो स्टडी है वो आपको ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी मैम। तो ग्रेजुएशन के बाद जैसे हम ऑलरेडी एक बेस बना चुके होते हैं, वाया ग्रेजुएशन हमारे पास एक बेस होता है, नो डाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बेस हो सकता है। तो जब शुरुआत की जाए तो हमारे एग्जाम में वैसे तो 3 सेगमेंट्स हैं, हम कहें तो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, बट बेसिकली हम 4 स्टार्टर्स, प्रीलिम्स एंड मेंस पर ही काम करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट कैसे लेना चाहिए? लाइक प्रीलिम्स का को स्टार्ट करें, मेंस को स्टार्ट करें, कंबाइंड क्या अप्रोच रखनी चाहिए? वैसे तो ये हर स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो इस वक्त का जो आरएएस का सिलेबस है उसको देखते हुए आपका प्री और मेंस की स्टडी एक साथ चलती है। आपको मेंस में, जहां पर प्री में आप फैक्ट्स को कंपाइल करके अपने जहन में रखते हैं, फैक्ट्स के दम पर आप अपना प्रीलिम्स निकालते हैं, वहीं जो मेंस है उसमें फैक्ट्स प्लस आपके राइटिंग स्किल का पूरा जो समावेशन है वो आपको मदद करता है। जैसे आपका इस वक्त रीजनिंग और मैथ्स है, उसके लिए प्रीलिम्स और मेंस में कोई फर्क नहीं है। लेकिन बाकी जो अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जहां आप प्रीलिम्स में अपना फैक्ट क्लियर कर चुके होते हैं, वहां पे मेंस के लिए आपको सिर्फ राइटिंग स्किल पे जोर देना होता है। तो जहां तक आपका मेन कंटेंट की बात है उसकी तैयारी आपकी प्री और मेंस की एक साथ हो जाती है और एक साथ रखनी भी चाहिए। मेंस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए अपने राइटिंग स्किल पर। मैम, राइटिंग स्किल की आपने बात की, तो इसको डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? इसको डेवलप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप बुक्स पढ़ें। क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो ज्यादा लिखने की कला आती नहीं थी ग्रेजुएशन तक। तो मैंने जो तरीका अपनाया वो ये था कि जो भी मैं बुक्स पढ़ती थी या न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें जो भी लाइंस, जो भी शब्द आपको अच्छे लगते थे या ये कहें कि जो बेस्ट लगते थे कि हाँ ये शब्द आपकी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकता है, उसको एक अलग से नोटबुक में नोट करते थे। फिर आपने अपनी स्टडी कर ली, आपको अपना जो कोई मॉक टेस्ट देना है तो आप एक नजर आपने उस नोटबुक पर लगाइए, सिर्फ एक नजर कि आपने उसके अंदर क्या क्या लाइंस नोट की हैं, क्या क्या आपने वर्ड्स नोट किए हैं। फिर ऑटोमेटिकली आपका लर्निंग, आपके फैक्ट एंड दीज वर्ड्स आपको कंपाइल करके एक बेस्ट राइटिंग पोर्शन देते हैं। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को, सभी को मिल रही है कि प्रीलिम्स और मेंस पर आप साथ ही काम शुरू करें और किस तरह से आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट आप करें, ताकि आप ऑलरेडी उस मुकाम के लिए तैयार रहें। जब मेंस आ रहा है आपको बहुत लंबा समय नहीं लगे उस क्वेश्चन को कवर करने के लिए। मैम, ये जो इंस्पिरेशन है इससे नो डाउट बहुत अच्छी तैयारी हमारे स्टूडेंट्स को करने को मिलेगी, इससे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। लेकिन जो आरएएस का जो रुतबा है, जो पोस्ट है, वो अपने आप में एक इतना स्ट्रॉन्ग आकर्षण है कि खुद ही एक मोटिवेशन बनता है बहुत बड़ा।
तो उसी दरमियान आपकी पोस्ट की बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि क्या पोस्ट है, क्या वर्क क्राइटेरिया रहता है, क्या आपके एक्सपीरियंसेस अ, उम, अपने आप में आरएस एक मोटिवेशन है, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त जो मेरी पोस्ट है वो एज ए एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, या ये कहें कि एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर है। और बहुत, जितना बड़ा पद है उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड यस, एक शब्द और इस्तेमाल करूंगी, उतनी ही ज्यादा उम्मीदें हैं आपकी। आपको आम जनता से जुड़ने का जितना मौका इस पोस्ट के साथ मिलता है, उतना मौका आपको शायद किसी और पोस्ट में नहीं मिल पाता। क्योंकि मैं पिछले 4 साल से इस फील्ड में हूँ और 4 साल से जॉब कर रही हूँ, तो एज ए एसडीएम जॉब कर रही हूँ। तो हाँ, जितना मौका आपको इस फील्ड में मिलता है जनता से जुड़ने का, बिकॉज जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा क्राइटेरिया लिमिटेड होता है अपने फ्रेंड से मिलने का, या आप जहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टडीज करने के लिए जा पाते हैं सिर्फ उन्हीं से मिलने का। लेकिन यहाँ आपको लोगों से मिलने का, एक बार फिर से जमीन से जुड़ने का, और हाँ, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि लास्ट पर्सन, पंक्ति के अंतिम आदमी से भी मिलने का आपको मौका मिलता है। जी मैम। कोई खास एक्सपीरियंस मैम, जैसे आपने कहा कि जो पब्लिक डीलिंग है काफी इम्पोर्टेंस रखती है इसमें, तो कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस जो आपके जहन में आ रहा हो कि आप हमारे साथ शेयर कर सकें अपने पोस्ट का जो स्पेशल। बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस है मुझे, जो मैंने देखा अपने जॉब के दौरान। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, सुनते हैं सोसाइटीज में झगड़े को लेकर के। हो सकता है आपको मेरी बात नेगेटिव पॉइंट लगे कि मैम ने झगड़ा शब्द क्यों इस्तेमाल किया, कि आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारी सोसाइटीज में, हमारी फैमिलीज में झगड़े हैं। लेकिन जब आप उसकी तह तक जाएंगे ना, उसका एक ही रीजन निकलेगा, गैप ऑफ कम्युनिकेशन। वो लोग आपस में बात नहीं करते। एज एसडीएम मैंने अभी तक तकरीबन 2 इस तरह के कैंप्स किए हैं, जिसने हर साल हमारी गवर्नमेंट न्याय आपके द्वार के नाम से लगाती है। तो उस दौरान मैंने देखा कि काफी कुछ लोगों के कोर्ट में केसेस हैं। तो न्याय आपके द्वार क्या है कि पंचायत लेवल तक जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के, उनकी प्रॉब्लम को समझ करके उनकी प्रॉब्लम को दूर करना है। मैंने खुद देखा एक कैंप के अंदर एक फैमिली, जिनके जो काफी कुछ उनके मतलब बच्चे और उनकी आगे काफी पीढ़ियां निकल गई हैं, लेकिन उनका जो एक लैंड को लेकर के जो झगड़ा था वो खत्म नहीं हो रहा था। जब उसकी एक दिन पहले उस गांव में गए, सबको इकट्ठा किया, समझाया, नेक्स्ट डे फिर समझाया, और खुशी तब हुई कि जब 3 घंटे की समझाइश और मशक्कत के बाद वो सब लोग आपस में, उनका जो समझौता हो गया और उनका लैंड डिस्प्यूट वहीं पे उसी वक्त आपसी समझाइश से खत्म। और सब लोग, और पिछले 7-8 सालों से जब से वो केस चल रहा था, उन्होंने आपस में बात नहीं की थी मैडम, लेकिन उस दिन वो भाई एक दूसरे से गले मिल रहे थे। सो दैट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मुझे नहीं लगता कि हम हमारी डेली लाइफ में इस तरह से किसी में इन्वॉल्व होकर के, जा करके किसी का समझौता करा सकते हैं, लेकिन ये एज ए एसडीएम पॉसिबल है। Definitely, ma'am. I'm so inspired by this story. Students तो definitely बहुत ज़्यादा inspire होंगे because उस पोस्ट पे हम पहुंच जाएं जहां हम इतना बड़ा डिफरेंस एक सोसाइटी में क्रिएट कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिकली कितना जो चीज है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद अस. और जी, तो ये जॉब एक्सपीरियंस में एक छोटी सी चीज और खटकती है हमको कि आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये माना जाता है कि महिलाओं के लिए ये पब्लिक डीलिंग का पोस्ट बहुत ज्यादा सेफ नहीं है. यूजुअली फीमेल कैंडिडेट्स खुद भी अपनी प्रायोरिटीज जो है एग्जाम के दौरान ऐसी रखती हैं जहां पर उनको फील्ड वर्क ज्यादा नहीं हो, पब्लिक वर्क ज्यादा नहीं हो. तो एज अ फीमेल आपने 4 साल की जर्नी में इतना सारा काम किया, आपको क्या लगता है, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स ऐसे होना सही है?
जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है या आपकी अपनी चॉइस पर भी डिपेंड करता है। जो सवाल आपने कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर के, मैं समझ सकती हूँ कि पिछले कुछ वक्त में ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं, हमने न्यूज में भी देखा है कि जिस चीज को लेकर के आपने ये सवाल उठाया कि महिला की सुरक्षा को लेकर के, बिल्कुल पिछले कुछ समय में ऐसे वाकये हुए हैं जिससे ये बात जहन में आना लाजमी है। बट मैंने आज तक ऐसा कोई भी इंसिडेंट या ये कहूँ ऐसी कोई भी चीज फेस नहीं की जहां पर मुझे महिला असुरक्षा को देखना पड़े या फील करना पड़े। उसका एक रीजन है कि सबसे जरूरी है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो और आपको पता है ये आपका एरिया है, या ये कहूँ कि ये जॉब आपने अपने खुद के चॉइस से चूज की है, ये आपका सपना था, जब आपको जॉब में आने से पहले नहीं कोई डरा पाया, तो अब तो किसी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए डराने की। और वो भी किस लिए? आपकी ड्यूटी कंप्लीट करने से कोई आपको डरा पाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। एंड ये जो एक लाइन और कहूंगी कि ये जो असुरक्षा की जो भावना की बात आपने कही, ये जहन में आई है तो इसे निकालनी भी हमें ही होगी, हमें ही इस पर काम करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, आपकी जॉब आपका सपना है, ये आपकी जिंदगी है। कोई लाख कोशिशें करे डराने की, लेकिन जब हम पहले नहीं डरे तो अब अपनी ड्यूटी से तो बिल्कुल भी नहीं डरे। जी मैम, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारी हमारी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये सपना संजोए बैठी थी आंखों में कि ऐसा एक पद हम हासिल करें, लेकिन बहुत सारी समाज में ऐसी चीजें जो उन्होंने फेस कर ली या एक्सपीरियंस कर ली, जिन्होंने शायद उनका एक कदम पीछे कर दिए थे, आज शायद वो आज कदम आगे जरूर बढ़ाएंगी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मैम आपने हमारे साथ शेयर किया। अगर तैयारी की हम बात करें, जैसे सभी जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, आज के समय में जो दौर है, स्पेशली कोरोना के समय में अगर हम दौर देखें, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यदि ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके तैयारी के दौरान मौजूद होते, आपको इनका सपोर्ट मिल पाता, तो कितना बेनिफिशियल होता आपके लिए? डेफिनेटली आज जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, तो अगर मेरी स्टडीज के दौरान अगर इन सब पोर्टल्स का योगदान रहता तो काफी पॉजिटिव रहता, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सहूलियत होती। हालांकि इंटरनेट का दौर मेरी तैयारी के टाइम शुरू हो गया था, लेकिन वो इतना ज्यादा चलन में नहीं था। तो हम आज भी इस वक्त हम इस पोस्ट पर हैं, फिर भी हम अपनी कुछ एक स्टडीज के लिए उन पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, या ये कहूंगी कुछ जनरल जानकारी के लिए भी हम इन पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारी ये स्टडीज के टाइम रहते तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव सपोर्ट करते और बहुत कुछ और सीखने को भी मिलता। जी मैम, स्टूडेंट्स ऐसे पोर्टल्स, अनअकैडमी जैसी टीम्स आपके साथ हमेशा आपकी तैयारी के दौरान मौजूद हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हर स्टेप पर हेल्प करने के लिए। इनका बेहतरीन उपयोग कीजिए और सभी के साथ जुड़िए, ताकि आप बहुत अच्छे से, जितना ज्ञान का सागर इन्होंने भरा है, उनका आप बेनिफिट ले सकें। एंड फाइनली मैम, बहुत सारी जो आपने इंस्पिरेशनल चीजें हमें बताई एंड टिप्स एंड ट्रिक्स दी तैयारी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल मैसेज जो आप देना चाहें? जितने भी स्टूडेंट्स जो आगे फर्दर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, तो इस वक्त मैं उनके लिए जो संदेश देना चाहूंगी सब वो ये कि आप अपने लक्ष्य बनाएं, अपने सपने संजोएं और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी मेहनत 100% लगाएं। और साथ ही साथ आज का टाइम क्योंकि कोरोना का है, कोरोना में स्वस्थ रहना भी जरूरी है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। और मेहनत की लाइन में 3 चीजें मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कहूंगी। सबसे पहले रखें फोकस अपने एम पर, अपनी स्टडी पर। देन आप अपना रखें हार्डवर्क, कंप्लीट हार्डवर्क, क्योंकि हार्डवर्क के बिना कुछ भी संभव नहीं। एंड थर्ड जो रखना बहुत जरूरी है वो है पेशेंस। पेशेंस रखेंगे क्योंकि लास्ट तक आते आते अक्सर हमारी एनर्जी कमजोर होने लगती है, हम लो साउंड करने लगते हैं कि अब नहीं होगा। लेकिन जब भी लगे कि अब नहीं होगा, तब भी वो मंदिर की घंटी और वो जो मंजिल का जो एक नाद है ना, स्वर्ण नाद, वो सबसे ज्यादा सुनाई देता है। तो बस उसके साथ ही चलते रहिए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए।
जितना विश्वास आज तक आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने आप में दिखाया है, अब आपकी बारी है उन्हें वही भरोसा वापस देने की। बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज आपने कही कि हार महसूस होने लगती है, सामने दिखने लगती है, तो शायद उसी के आगे हमारी सक्सेस भी होती है। वहां से वापस नहीं मुड़ना है हमें और आगे बढ़ते जाना है, मंजिल जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतनी इंस्पिरेशनल चीजें हमें बताने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस, एंड समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड आई होप आप सभी को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे, इंस्पिरेशन मिली होगी अपनी तैयारी को बिल्कुल जोश और उल्लास के साथ आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपके कुछ सवाल बाकी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शंस आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि आप और क्या जानकारी चाहते हैं हमसे, एंड हम और बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।